तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला पार्ट है, हमें अभी तक चार्ज इन रेस्ट देखना था, जिससे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, न्यूक्लियस फॉर्मेशन हुआ और वैरायटी काइंड ऑफ एलिमेंट्स बने। अब हम लोग को ये देखना है कि अगर हम इन चार्ज कैरियर्स को मूव करा दें तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स को मूव करेंगे नहीं, लेकिन जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अगर हम फ्री कर लेते और फ्री करने के बाद मूव कराते, फ्री करने का मतलब क्या, पोलराइजेशन लेंगे, पोलराइजेशन से ऊपर आयनाइजेशन लेंगे और आयनाइज करने के बाद अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे एटम से, और एटम से फ्री होने के बाद वो मूव कर पाएंगे। अगर हम उनको मूव करा पाए तो हमें करंट मिलेगी। तो इसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है दैट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ये हो जाएगा करंट। करंट हो जाएगा यहाँ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। आपके पास हो जाएगा चार्ज इन कूलम्ब एंड टी फॉर टाइम दैट इज इन सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड। इसी को आप एम्पियर नाम देते हैं एज अ करंट इन एम्पियर। अगर मैं कहता 1 एम्पियर करंट, तो 1 एम्पियर करंट का मतलब हो जाता 1 कूलम्ब पर सेकेंड चार्ज। 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब कैसे पता चलेगा? एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो चार्ज एसोसिएट होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब, means 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb charge is contained by 1 electron. So 1 coulomb charge may be contained by 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 electrons. अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.25 into 10 to the power 18 electrons. Means अगर हम 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम मूव करा लेते तो हमें 1 एम्पियर की करंट मिलती। 10 to the power 18 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन, बहुत ज्यादा है ये चार्ज। अगर इतने पैसे हो जाए आपके पास तो आप पूरा इंडिया, पूरा मार्केट कवर कर सकते हैं, एक काफी रिचेस्ट पर्सन हो सकते हैं, अंबानी से भी अमीर हो सकते हैं। फिलहाल हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, इतने ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रन करने पर करंट 1 एम्पियर होती है। तो आप देखते हैं जो सर्किट होती है उस पर लिखा रहता है 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 25 एम्पियर। तो ये जो लिखा रहता है दिस इज द नंबर ऑफ रनिंग इलेक्ट्रॉन्स, और हम देखेंगे कि इन्हीं रनिंग इलेक्ट्रॉन्स से हमें पावर मिलने वाली है। तो हमें 1 एम्पियर करंट के लिए जो वो चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स का है। तो ये काफी ज्यादा है। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे कहाँ से, इसके लिए हमें डिस्कशन चाहिए। आ जाइए। ये जो करंट है ये मोस्टली इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की वजह से है, और ये इलेक्ट्रॉन सरफेस पर मूव करते हैं। अगर सरफेस पे मूव करते हैं तो हमारे पास आता है करंट पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ये तब है जब किसी वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है और जो करंट फ्लो है, देखिए ये इसका क्रॉस सेक्शन है ए और ये करंट की डायरेक्शन है आई, बोथ आर कॉन्साइडिंग। तो इस केस में ऐसे लेते हैं, अगर मान लेते हैं हम वायर का एक क्रॉस सेक्शन टेम्पर्ड ले लेते हैं, दिस लाइक दिस, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इस पर आ जाता, दिस इज कैफे, और करंट फ्लोइंग अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर है दिस, यानी कि एंगल यहाँ आ जाता थीटा। तो इस केस में करंट डेंसिटी डिफाइन होती है आई बाई ए कॉस थीटा। यहाँ से करंट हो जाएगा जे ए कॉस थीटा, यहाँ से करंट हो जाएगा वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। मीन्स करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी टू द सरफेस वेक्टर। तो इस तरीके से करंट एक स्केलर फंक्शन है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी टू द सरफेस वेक्टर पे डिपेंडेंट है। यहाँ से हम करंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल JDA means by integrating the current density with respect to the cross section area will provide the
नेट फ्लोइंग करंट थ्रू अ वायर, तो अभी फिलहाल इनके यूज नहीं है। अब आ जाइए, हमें इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे कहाँ? इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मेटल्स में मिलेंगे। जो मेटल्स का में जो एटम्स हैं उनके आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम काउंट करें, उनको फ्री कराएं, जिसको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, तो आपको इससे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम कैलकुलेट करके दिखाएं, मान लेते हैं हमें एक फैन चलाना था, हमने आधा किलो एल्यूमिनियम वायर लिया, हाफ केजी, मतलब जो वायर हमने लिया उसका प्लास्टिक सारा हटा देते और उसको अभी वे करते तो पता चलता कि हाफ केजी एल्यूमिनियम का वो टोटल तार है। अब हाफ केजी एल्यूमिनियम अगर है तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो थ्रू द हाफ केजी एल्यूमिनियम, या हाउ मच अमाउंट ऑफ मैक्सिमम करंट इज फ्लोइंग थ्रू द हाफ केजी एल्यूमिनियम, क्योंकि 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर हमें 1 एम्पियर की करंट मिलती थी। आप ऐसे सोचिए ना कि एल्यूमिनियम का अगर आप केमिस्ट्री में लिखें तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं 13Al27, यानी कि अगर आप 27 ग्राम एल्यूमिनियम लेते, 27 ग्राम एल्यूमिनियम, तो ये 1 मोल हो जाता, और 1 मोल में आपको पता है 1 एवोगाड्रो नंबर जितने टोटल एटम होंगे एल्यूमिनियम के। इसका मतलब ये है कि अगर हम 27 ग्राम एल्यूमिनियम लेंगे तो हमें मिलेगा 1 मोल एल्यूमिनियम एटम। 1 मोल का मतलब 6 इंटू 10⁻23 एल्यूमिनियम एटम, और एक एल्यूमिनियम एटम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है 27 ग्राम एल्यूमिनियम अगर हम लेते तो हमें मिलते इतने फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 27 इंटू 10⁻³ किलोग्राम एल्यूमिनियम में होंगे 6 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, और पर एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इतने किलोग्राम में है इतने इलेक्ट्रॉन, तो हमको तो हाफ केजी एल्यूमिनियम का निकालना था ना, तो अब यहाँ से यूनिटरी या मैथमेटिकली आप निकाल सकते हैं। 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम वायर अगर लेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा 18 इंटू 10⁻23 अपान 27 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। यानी 1 केजी एल्यूमिनियम वायर अगर यूज हुआ है वायरिंग में तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे रन करते हुए। हमने हाफ केजी की बात की है, तो हाफ केजी में हो जाएंगे 1/2 इंटू 18 इंटू ऊपर दे देंगे तो हो जाएगा 10⁻26 अपान 27 इलेक्ट्रॉन। नाउ ये हो जाएगा 3 छंग 18, 3 9 27, हो जाएगा 2 3 और 3 हो जाएगा ये 3, 1/3 हो जाएगा 0.33 इंटू 10⁻26 इलेक्ट्रॉन्स। एक चेन दे दीजिए, ये हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन। देख रहे हैं, अगर आप हाफ केजी एल्यूमिनियम वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं टू मेक अ वायर आप डिजायर्ड लेंथ, तो उस केस में आप उससे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रन करा सकते हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और हाफ केजी एल्यूमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का नंबर आ रहा है 3.3 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स। देख रहे हैं, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स दौड़ाते तो 1 एम्पियर करंट होती, तो सोच लीजिए 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स रन कराएंगे तो कितनी करंट होगी। यानी कि हम ये निकाल सकते हैं कि किसी भी मेटल का कितना किलोग्राम इस्तेमाल हो रहा है टू मेक और इलेक्ट्रिसिटी वायर। अगर हमें बता दिया जाए कि जिस मटेरियल का वायर हम बना रहे हैं उसका मास कितना है, तो हम कैलकुलेट करके बता देंगे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू रन, अकॉर्डिंगली हमें कितनी करंट मिलेगी। अब इसी को थ्योरम के पार्ट में जानिए, तो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताया। अब इसके थ्योरेटिकल पार्ट में अगर जाए, मैथमेटिकल पार्ट में थ्योरी से कैलकुलेट करना, तो वो कैलकुलेशन देखिए, जो कैलकुलेशन यहाँ सीखेंगे 12 कैलकुलेशन है, इनको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल? फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल कहता है कि किसी भी वायर से करंट कंडक्ट कराने के लिए हमें ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ने वाली है, और हम सबसे आसानी से जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा कर सकते हैं वो है मेटल। तो मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल हम करने वाले हैं एज अ
फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल में एल्यूमिनियम ले लें तो एल्यूमिनियम को लिख सकते हैं आप Al ट्रिपल प्लस प्लस 3e। इसी 3 इलेक्ट्रॉन को बाय एनी हाउ हम फ्री कराएंगे, यानी पर एल्यूमिनियम एटम हमें 3 इलेक्ट्रॉन देगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर सम इन्फ्लुएंस। पर एटम जो 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसको इकट्ठा करेंगे, मूव कराएंगे, मूव कराने से हमें करंट मिलेगी। अगर हमने कॉपर वायर ले लिया जैसा कि लेते हैं तो Cu डबल प्लस प्लस 2e माइनस मीन्स पर कॉपर एटम से 2 इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे। सारे कॉपर एटम के नेट कितने इलेक्ट्रॉन हुए अगर कैलकुलेट कर लें तो हमें पता चल जाएगा कितनी मैक्सिमम करंट हम फ्लो करा सकते हैं। चलिए अच्छी बात है। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल का पहला पार्ट ये कहता है कि हमें मेटल्स एज अ कंडक्टर ट्रीट करना चाहिए। जब हम मेटल को एज अ कंडक्टर ट्रीट करेंगे तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री करेंगे पहले, और फ्री करने के बाद अब उनको हम चलाएंगे। जब हम इलेक्ट्रॉनों को चलाते हैं टू मूव एंड टू गिव द करंट, तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। जैसे आपको किसी फ्रेंड से पार्टी लेनी है, नहीं जा रहा तो ढकेल के या खींच के ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स तो ब्राउनियन मोशन में है, वो जिग जैग मोशन में इन्वॉल्व है, तो हमें उन्हें पुश करके चला के ले जाना पड़ता है। तो पुश कैसे करेंगे? बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से लाएंगे? बाय सेल। अप्लाइंग अ सेल ओवर द वायर विल जनरेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगाएगी, उनको ऑर्बिट से बाहर करेगी, और ऑर्बिट से बाहर करने के बाद अब इलेक्ट्रिक फील्ड उनको एसिलरेट करेगी, और एसिलरेट होने पर वो वेलोसिटी एक्वायर करेंगे। दिस वेलोसिटी एक्वायर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेल इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और अब हमें बदले में करंट मिलेगी। मतलब अगर हमने एक मेटल का वायर ले लिया, आप क्रॉस सेक्शनल एरिया A, लेंथ L, having the number of electrons per unit volume, free number of electrons per unit volume n, जो कि पीरियोडिक टेबल से पता चल जाएगा। इसके पास n इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में फ्री है, तो हमें इसके ऊपर एक सेल अप्लाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एटम्स की आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों को हमें पुश करना है चलाने के लिए। कैसे? जैसे ही सेल अप्लाई किए, ये एंड पॉजिटिव पोटेंशियल पर हो जाएगा, ये एंड नेगेटिव पोटेंशियल पर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगी +2 माइनस। तो सीधे सीधे जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स है उस पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, उस फोर्स से वो वैलेंस ऑर्बिट से बाहर आएंगे, और बाहर आने के बाद चल देंगे। इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से चलेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहला टर्म आ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। एंड दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी जितना हायर ईएमएफ या पोटेंशियल का सेल होगा, इसमें सेल भी पढ़ना है, अगला पार्ट इसका सेल एंड इट्स पैरामीटर ही है। फिलहाल अभी हम कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, और हमने उठाया फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल का पहला पार्ट था हमें मेटल्स एज अ कंडक्टर यूज करना चाहिए, क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजिली मूवेबल हैं या इजिली फ्री कराए जा सकते हैं। और दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि अगर हम एक मेटल का वायर बना लेते ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A हैविंग द लेंथ L एंड हैविंग द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम एज द n, तो उसके ऊपर जैसे ही सेल अप्लाई करते इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता। वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ से एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट प्रोड्यूस हो जाएगा कॉल्ड मोबाइलिटी। ये वीडी हो गया, इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल चाहिए, इज इक्वल टू म्यू इनटू ई। आगे देखेंगे मोबाइलिटी का क्या मतलब है। इज द म्यू ई मींस जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है ऑन द मेटेलिक कंडक्टर, तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट स्टार्ट होता है, वो वेलोसिटी एक्वायर करते हैं। जो वेलोसिटी एक्वायर करते हैं दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वैल्यू होता है म्यू इनटू ई, वेयर म्यू इज कॉल्ड द मोबाइलिटी कांस्टेंट। आगे देखेंगे मोबाइलिटी का क्या बेनिफिट है। दूसरा, जब ये इलेक्ट्रॉन चले तो बदले में करंट कितनी मिली। आप ऐसे सोचिए कि यूनिट वॉल्यूम हैज n इलेक्ट्रॉन, तो भाई इसका वॉल्यूम तो एरिया इंटू लेंथ, इसका वॉल्यूम तो AL है ना, तो A इंटू L वॉल्यूम हैज
इस एल को उठा के एन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको पता चल जाएगा NaL। यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है n और वायर का वॉल्यूम है एरिया इंटू लेंथ, तो A इंटू एल वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे NaL। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल फ्री चार्ज हो जाएगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है NaL और पर इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है E का, नाली NaLe। मीन्स किसी मेटेलिक कंडक्टर में जो टोटल मूवेबल या फ्री चार्ज होते हैं वो है नाली NaLe। N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, A क्रॉस सेक्शनल एरिया, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए, क्यों? क्योंकि चार्ज का फ्लो ही करंट है, तो I इज इक्वल टू Q बाई C। नाउ Q दैट इज NaLe बाई C, लेंथ अपॉन टाइम दैट इज द वेलोसिटी थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स आर रनिंग, और वेलोसिटी तो Vd के नाम से आई है, इसका मतलब है दिस इज द Vd। आपको मिल गया NaVdE, ठीक से लिख लीजिए NeAVD, NeAVD मीन्स जब आप एक मेटेलिक वायर का कंडक्टर बनाते हैं हैविंग n एज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है A, उस वायर में रनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है Vd, तो वहां जो करंट उस कंडक्टर में एस्टैब्लिश हो सकती है दैट इज इक्वल टू NeAVD। ये करंट आपको मिलेगी, बट जब लैब में मेजर करते हैं तो हमें ये करंट नहीं मिलती। एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्हाई, इसी को तो ओम्स लॉ कहते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनका वायर के अंदर एटम्स से कोलिजन स्टार्ट हो जाता है। एटम से कोलिजन स्टार्ट होने की वजह से वो स्लो हो जाते हैं, स्लो हो जाने की वजह से करंट कम हो जाती है, और करंट कम होने को आप रेजिस्टेंस इफेक्ट कहते हैं। क्या होता था रेजिस्टेंस? कहते थे ना द ऑब्स्ट्रक्शन फेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, obstruction faced by the running electrons and hence the current decreases is called the resistance। वैल्यू भी आप जानते थे रेजिस्टेंस का ओम्स लॉ से, आप जानते थे अगर V is the applied potential difference and I is the current which is flowing, then the ratio of potential difference applied to the current defines the resistance। और यहाँ हमारे पास इक्वेशन होता था V proportional to I, more potential is to be applied, more current will be flown। जितना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा करंट फ्लो करेगी। अकॉर्डिंगली ओम्स लॉ का ग्राफ भी आप देखते थे। आप क्या करते थे? वोल्टेज बढ़ाते थे, करस्पॉन्डिंग करंट को नोट करते थे, और यहाँ अगर आप ग्राफ खींचे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती थी। इस स्ट्रेट लाइन पर एक ट्रायंगल बनाते थे, इस ट्रायंगल पे ये डेल आई होता था, ये डेल बी होता था, डेल आई बाई डेल बी स्लोप हो जाएगा, पलट दीजिए यानी स्लोप इनवर्स, स्लोप इनवर्स तो हो जाएगा डेल वी बाई डेल आई एंड दिस इज नाउ रेजिस्टेंस। इसको स्टैटिक और ओमिक रेजिस्टेंस नाम दिया गया। रीजन है क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता था, स्टैटिक रेजिस्टेंस। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंडक्टर में जब हम रेजिस्टेंस के लिए करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ खींचते हैं तो हम देखते हैं कि ये ग्राफ कर्व्ड हो जाता है। मीन्स जब हम मेटेलिक कंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे और करंट को नोट करेंगे और ग्राफ खींचेंगे तो देखते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, इसको बोलते हैं नॉन ओहमिक। ओहमिक का मतलब होता है V प्रोपोर्शनल टू I, ज्यादा वोल्टेज ज्यादा करंट। और नॉन ओहमिक का मतलब होता है कि ज्यादा वोल्टेज बट करंट अकॉर्डिंगली ज्यादा नहीं हुई। रीजन इज इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वो नेक्स्ट एंड पर अपीयर होते उनका कोलिजन हो गया विद द एटॉमिक लैटिस, और कोलिजन होने से वो रिटार्ड हुए, और रिटार्ड होने की वजह से करंट का अमाउंट कम हो गया। इसका मतलब है रेजिस्टेंस आ गया। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ये सजेस्ट करता है कि आप रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने कहा ओम्स लॉ से आप रेजिस्टेंस निकालते थे। कैसे निकालते थे? आप एक सेल अप्लाई कर देते थे ओवर अ कंडक्टर,
और आप एक एमीटर एक वोल्टमीटर लगा के वी और आई का रीडिंग नोट करते थे, ग्राफ खींचते थे, स्ट्रेट लाइन आता था ना, स्लोप निकालते थे, स्लोप इन्वर्स करते थे, रेजिस्टेंस हो जाता था। हम कह रहे हैं कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा ही नहीं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है तो ओमिक रेजिस्टेंस कहते हैं, और जब ग्राफ कर्व होता है तो उसको नॉन ओमिक कहते हैं। दोनों में अंतर किस बात का है? अंतर इस बात का है कि जब ओमिक रेजिस्टेंस हमने बोला तो ओमिक रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस कांस्टेंट था, और जब नॉन ओमिक बोल रहे हैं ग्राफ कर्व्ड हो गया तो इस केस में रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, या बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यहाँ कहते हैं वोल्टेज अप्लाइड के अकॉर्डिंगली करंट ग्रो नहीं करती। रीजन क्लियर है? जब हम वोल्टेज घटाते या बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की कोलिजन रेट घटती या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की कोलिजन रेट के घटने या बढ़ने से करंट चेंज होती है, इस इन्फ्लुएंस को रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के अकॉर्डिंगली, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के अकॉर्डिंगली अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस का मतलब इलेक्ट्रॉनों का कंटीन्यूअस कोलिजन है। जैसे आप रोड पर हैं, हैवी ट्रैफिक है, तो आपको पता है कि अगर बहुत हैवी ट्रैफिक है और आपको बहुत जल्दी जाना है तो आपके एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा रहेगा। दिस इज द रेजिस्टिव इफेक्ट। लेकिन अगर पूरी रोड खाली होती या आपको स्लो जाना होता, कोई इंटरैक्शन या कोलिजन नहीं होता, तो उस केस में आप इजीली पहुंच सकते थे डेस्टिनेशन पे। इस केस में रेजिस्टेंस कम होता। तो एक मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉनों को हम ड्रिफ्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का कंटिन्यूअस कोलिजन विद एटॉमिक लैटिस आता है। कंटिन्यूअस कोलिजन विद एटॉमिक लैटिस आने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिटार्ड होते हैं, करंट कम हो जाती है, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। जबकि ओम्स लॉ ने मैथमेटिकल डेफिनेशन दी। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? मैथमेटिकल डेफिनेशन है रेशियो ऑफ द वोल्टेज वेरिएशन टू द करंट वेरिएशन डिफाइंस द रेजिस्टेंस। नो डाउट अच्छी बात कही उन्होंने, लेकिन ये रेजिस्टेंस रियल रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक एवरेज रेजिस्टेंस है। हमें अगर एग्जैक्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो ग्राफ को ये मिलेगा और हर पॉइंट पर स्लोप बदल जाएगा। अगर हर पॉइंट पे स्लोप बदल जाएगा तो हर पॉइंट पे रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा। इसका मतलब है हमें डिराइव करना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस की रियल वैल्यू क्या होती है। ये तो लंप सम वैल्यू निकल गई। मीन्स डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। तीसरा कैलकुलेशन हम लेने जा रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में। पहला था मेटेलिक कंडक्टर यूज करना चाहिए, दूसरा था मेटेलिक कंडक्टर से मैक्सिमम करंट जो मिल सकती है वो NeAVD की होगी, और तीसरा है मेटेलिक कंडक्टर्स ऑफर और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफर करने की वजह से हमें उतनी करंट नहीं मिल पाई जितनी हमने निकाली। काज ढूंढा तो काज पता चला कि कंटिन्यूअस कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूसेस द करंट। सो द collision of electron with the atomic lattice reduces the current in the circuit, and this is called the resistance offered by the conductor. अब इस रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है जो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करा रहा है। यानी कि हम डिराइव करने जा रहे हैं ओम्स लॉ को ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अभी आप ऐसे समझिए ना कि एक मेटेलिक कंडक्टर है आपके पास, उसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप एक इलेक्ट्रॉन देख लीजिए। अब ये तो ब्राउनियन मोशन में है, हाथ रखेंगे तो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहा है, कहीं ड्रिफ्ट हुआ ही नहीं। अभी एक सेल अप्लाई कर दीजिए आप, सम वोल्टेज V, ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा, ये एंड नेगेटिव हो जाएगा, प्लस टू माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। कितनी? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, L इज द लेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी V/L। इलेक्ट्रोस्टैट में आपने पढ़ा था वोल्टेज, अरे V/D पढ़ा था आपने, तो V/L हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स गेन करते हैं, इस लाइन पर फोर्स गेन करेगा कितना? QE। फोर्स इक्वल टू Q। Q की जगह इलेक्ट्रॉन है, E की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q इंटू E। न्यूटन कहते हैं फोर्स गेन करते ही एक्सीलरेट होगा, M मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, A इज द एक्सीलरेशन, ये हो जाएगा E। यहाँ से एक्सीलरेशन एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा एज द E by M।
अब अगर हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देते तो हमें वेलोसिटी एक्वायर्ड पता चल जाता, लेकिन v इक्वल टू यू प्लस ए टी तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए है, और इलेक्ट्रॉन कभी भी स्ट्रेट लाइन मोशन कंटिन्यू नहीं कर पाता इन अ कंडक्टर। क्यों? क्या रोड पर एक लाइन पकड़ के चलते हैं क्या आप? कहीं ट्रैफिक ज्यादा है तो थोड़ा साइड में कट लिए, कहीं बीच में कट लिए, कहीं पेडेस्ट्रियन पर उतर गए, मतलब क्या? मतलब आप रोड पर स्ट्रेट लाइन नहीं चल रहा है, जिग जैग चल रहा है। अलग बात है कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में मेंटेन किए हुए हैं, अकॉर्डिंगली आप कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अगर ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, ये चौथा एटम है, ये पांचवा एटम है, इस तरीके से इन्हीं एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं। अब इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन अगर दौड़ रहा है तो वो दौड़ा टकरा गया, यहाँ पे टकराने के बाद वो यहाँ आके टकरा गया, फिर यहाँ आके टकरा गया, फिर यहाँ आके टकरा गया, और फिर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या कर रही है, एक डेफिनिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के ड्रिफ्ट कर रही है। और अगर एक डेफिनिट डायरेक्शन में ड्रिफ्टिंग को उसने मेंटेन किया हुआ है तो उस केस में इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट तो एक डायरेक्शन में फिक्स है, लेकिन कंटिन्यूअस कोलिजन की वजह से देखिए वो जिग जैग मोशन में हो गया। इसका मतलब हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर होल कंडक्टर लेंथ अप्लाई नहीं कर सकते। अगर होल कंडक्टर लेंथ पर हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई नहीं कर सकते तो हम सिर्फ दो एटम्स के बीच इसको अप्लाई करेंगे। क्यों? एक कोलिजन होने के बाद और अगले कोलिजन होने के बीच में इसका ट्रैक एक स्ट्रेट लाइन ट्रैक होगा। अगला देख लीजिए, यहाँ कोलिजन हो गया, अगला कोलिजन फिर स्ट्रेट लाइन है, यहाँ कोलिजन हो गया, अगला कोलिजन, यानी दो कंटिन्यूअस कोलिजन के बीच, हम पूरे लेंथ ऑफ द कंडक्टर की बात नहीं करेंगे, अब हम दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉनों के कोलिजन के पाथ की अब बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन मिल गई तो रेस्ट ऑफ द टू रेस्ट ऑफ द टू रेस्ट ऑफ द टू करते हुए पूरे वायर के लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ दो पैरामीटर बढ़ रहे हैं, एक को कहते हैं टाउ रिलैक्सेशन टाइम और एक को बोलते हैं मीन फ्री पाथ लैम्डा। एवरेज सेपरेशन बिटवीन द टू एटम, किसी दो एटम्स के बीच जो एवरेज सेपरेशन आएगी, किसी के बीच गैप ज्यादा है, किसी के बीच गैप कम है। एक्चुअली में दो कंटिन्यूअस कोलिजन के बीच जो पाथ लेंथ कवर किया गया वो स्ट्रेट लाइन था। कितना था ये? दिस इज कॉल्ड द मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या है? दो कंटिन्यूअस कोलिजन के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रैक स्ट्रेट लाइन होता है, तो दो कोलिजन के बीच इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रेट लाइन ट्रैक है उसको मीन फ्री पाथ लैम्डा कहते हैं। डिस्टेंस है नो डाउट, लेकिन लेंथ ऑफ द कंडक्टर नहीं है ये। 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, एंड लैम्डा करेंगे तब जाके पूरा लेंथ ऑफ द कंडक्टर कवर होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जब हमने एक पावर या जब एक सेल अप्लाई किया ओवर द मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा, ड्रिफ्ट हुए, तो ड्रिफ्ट होने से हमें करंट तो मिली, बट हमें along द लेंथ ऑफ द कंडक्टर के लिए वो करंट नहीं मिली, दो कंटिन्यूअस कोलिजन के बीच मिली। अब दो कंटिन्यूअस कोलिजन के बीच जो डिस्टेंस कवर होती है उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं, और एक कोलिजन हो जाने के बाद अगले कोलिजन होने तक जो टाइम इलैप्स होता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम टाउ कहते हैं। यानी टाइम इलैप्स्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम यानी हम टाइम पूरे लेंथ ऑफ द कंडक्टर के नहीं कैलकुलेट करते, हम टाइम दो कंटिन्यूअस कोलिजन के बीच का कवर करते हैं। तो अगर दो कंटिन्यूअस कोलिजन के बीच लिया गया टाइम टाउ है कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम टाउ, और दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच चली गई डिस्टेंस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ लैम्डा है। तो अब हम लगा दे रहे हैं दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन का पाथ एक स्ट्रेट लाइन ट्रैक है, अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी द फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बिफोर कोलिजन, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यू द इनिशियल वेलोसिटी, टकरा चुका है और अभी इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सीलरेट होकर वेलोसिटी गेन कर रहा है, तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, इसको जीरो लेंगे। और ए अभी आपने निकाला है ई बाई एम, और टी आपने निकाला है रिलैक्सेशन टाइम टाउ। इसका मतलब है आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की जो सेल से उसने एक्वायर की है, एज द वीडी इज इक्वल टू यू तो जीरो हो गया, ये हो जाएगा ई बाई एम, टी की जगह हो जाएगा टाउ, और ई था इलेक्ट्रिक फील्ड, खुल जाएगा वोल्टेज अप्लाइड पर यूनिट लेंथ से, तो यहाँ ये हो जाएगा ई इसकी जगह हो जाएगा v बाई एल, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा टाउ। ये निकल सर सर इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी तो यूज कर सकते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए।
हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो टाइम के रिस्पेक्ट में या पोजीशन के रिस्पेक्ट में, स्पेस यस सर। कहते हैं ना यूनिवर्स को। तो आप कोई भी मेजरमेंट या यस तो सर। आप स्पेस के रिस्पेक्ट में करते हैं या टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अब तक क्लास 11th 10th 12th की अगर बात करें तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो सारा मेजरमेंट करते थे और इंस्टैंटेनियस कहते थे ना। यस हेलो। सर। तो इसीलिए लैम्डा नहीं लिए, यस सर। यस सर। टाउ यस लिए। सर। हाँ इसीलिए टाउ लिए, नहीं लैम्डा भी ले सकते हैं, नो डाउट। जब लैम्डा लेंगे तो मीन फ्री पाथ के टर्म में आएगा, और आपके सिलेबस में टाइम के टर्म में है सारे मेजरमेंट, तो हमने टाउ ले लिया। तो यहाँ अच्छा पे सर। आपको ओके सर। हाँ वो सही है, गलत नहीं है वो भी। वीडी, वीडी हो गया इज इक्वल टू ईवी अपान एम एल टाउ। ना आपको पता है कि मेटेलिक कंडक्टर से जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकती थी वो थी एन ई ए वीडी। ना ये जो वीडी आया है इसको उठा के इस करंट वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे पुट करेंगे आपको मिलेगा एन ई ए वीडी, वीडी की जगह हो जाएगा ई वी अपान एम एल इंटू टाउ। इस वी फार वोल्टेज को इधर ले आइए, हो जाएगा आई बाई वी, ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ अपान एम एल, पलट दीजिए, ये हो जाएगा वी बाई आई इज इक्वल टू एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए। एल और ए मैक्रो पैरामीटर है, मैक्रो का मतलब जो वायर में आपको दिखाई देंगे, और ये वायर के अंदर की बात है। मास ऑफ द रनिंग इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का गैप। एक कोलिजन हो जाने के बाद अगले कोलिजन होने तक के बीच जो टाइम इलैप्स है, टाइम इलैप्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड द टाउ। ये इंटरनल, ये कॉन्फ़िगरेशनल रेजिस्टेंस है, ये कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड रेजिस्टेंस है। इसका नाम दिया गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो। फॉर एग्जांपल कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन, ये तीन ही है जो सबसे अच्छे मेटल हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि लोहे का बिजली का तार नहीं बनाते। कॉपर की तुलना में लोहे के पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है, फिर भी लोहे के बिजली के तार नहीं होते। क्यों भैया? सिर्फ सर रेजिस्टेंस ज्यादा है। हाँ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है ना उसका, इतने ज्यादा, इतने क्लोजली प्लेस्ड एटम है आयरन में कि गैप बहुत कम है। बिल्कुल वैसा है जैसा ट्रैफिक हाई है। तो हमें सिर्फ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं चाहिए, हमें एटम्स के बीच का मीन फ्री पाथ भी ज्यादा चाहिए। तो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये करंट ज्यादा कंडक्ट करेगा ना, उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट हो गया रेजिस्टेंस। स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस जो होती है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो। इसका मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के अकॉर्डिंगली जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो रेजिस्टेंस आपको मिलेगा एज द, वो रेजिस्टेंस आपको मिलेगा एज द V बाई आई की जगह हो जाएगा R, ये हो जाएगा रो, ये हो जाएगा L बाई ए, रो इंटू L बाई ए। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मेटेलिक कंडक्टर, जहां रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये अगर मैं कहता कॉपर के डिफरेंट वायर हैं, तो कॉपर के डिफरेंट वायर हैं मतलब स्ट्रक्चर फिक्स हुआ तो रो फिक्स हो गया। लेकिन डिफरेंट वायर हैं, आप डिफरेंट लेंगे डिफरेंट एरिया तो आर बदल जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट मटेरियल। मतलब रो आप किसी भी मटेरियल का चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप रेजिस्टेंस घटा बढ़ा सकते हैं। आप लेंथ बढ़ा लीजिए, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आप क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा लीजिए, सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आ जाएंगे, न कोई अंदर रहेगा न कोलिजन होगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। मीन्स रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मोर लेंथ मोर रेजिस्टेंस, यानी पावर स्टेशन से आपका घर जितनी दूर है या इन्वर्टर जहां लगा है और आपका रूम जहां है, सप्लाई आई है, के बीच जितना लेंदी वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा। अब आपको रेजिस्टेंस कम करना है, आप मोटा बिजली का तार इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रो आपके हाथ में नहीं है, रो इस बात पे डिपेंडेंट है कि कॉपर लेंगे कि एल्यूमिनियम लेंगे कि आयरन लेंगे। अगर मैं कहता डिफरेंट वायर, तो डिफरेंट वायर का मतलब रो बदल गया, तुरंत रो बदल गया, सबका रो अलग हो जाएगा। लेकिन आर सेम हो सकता है बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द लेंथ एंड एरिया, यानी डिफरेंट मटेरियल्स के रो जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं।
और अगर मैं कहता एक ही वायर डिफरेंट लेंथ डिफरेंट एरिया के हैं तो भैया रो तो फिक्स हो गया। इसीलिए लैब में जब आप काम करते हैं तो आपको वायर का रेजिस्टेंस नहीं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि रेजिस्टेंस तो अलग अलग बच्चों का अलग अलग आएगा, कोई ज्यादा पोटेंशियल लगा दिया, कोई कम पोटेंशियल लगा दिया, कोई छोटा तार ले लिया, कोई मोटा तार ले लिया, लेकिन मटेरियल तो सबको सेम दिया गया, सबको लैब में मैग्नी या यूरेका मिलेगा या नाइक्रोम मिलेगा। तो मटेरियल फिक्स है तो उसका आर नहीं फिक्स है, उसका रो फिक्स है। इसीलिए जब लैबोरेटिकल मेजरमेंट करने जाते हैं तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करते हैं। इसीलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल कहते हैं, यानी किसी मटेरियल का रो फिक्स है। अब आइए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई कि रेजिस्टेंस की वैल्यू तीन चीजों पर डिपेंडेंट है। वायर का इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वायर की लेंथ कितनी है, वायर का एरिया कितना है। ठीक है, R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। हमें पता है अगर करंट हमें ज्यादा चाहिए तो हमें रेजिस्टेंस नहीं चाहिए। रेजिस्टेंस ना होने को हम कहते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस G इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। देख लीजिए, हमने कहा रेजिस्टेंस नहीं चाहिए तो कंडक्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी मेटल्स का फीचर है कि उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। आर को ओम में मेजर करते हैं, 1/R हो जाएगा ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम या तो ओम इनवर्स ही पढ़ा या तो एमएचओ पढ़ते हैं, मतलब हम नहीं, आपका सिलेबस एमएचओ, OHM उल्टा पढ़ रहे हैं, एमएचओ महो। यानी कि मेटेलिक कंडक्टर या इंसुलेटर के लिए एक पैरामीटर डिफाइंड है, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इसी तरह से रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफाइंड है, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिग्मा। यानी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो भी नहीं चाहिए, इसीलिए कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कम से कम एल्यूमिनियम और आयरन के कंपैरेटिवली कॉपर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो थोड़ा लो है। कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कोलिजन कम होता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम आता है। तो अगर हम 1/रो पढ़ें तो 1/रो हो जाएगा सिग्मा। इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। एक कंडक्टेंस था, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। इसकी यूनिट होती है ओम ओम मीटर। देख लीजिए यहाँ से R इंटू ए बाई एल ओम मीटर होती है। 1/रो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स जाएगा, इसको माओ नहीं करते, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स यानी रेजिस्टेंस। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि जो मेटेलिक वायर का रेजिस्टेंस है दैट कैन बी रिटन एज रो इंटू एल बाई ए, वेयर रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो वायर के इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंडेंट है, L that is the length and A that is the cross sectional area of the conductor। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू थी वो थी M/N E स्क्वायर टाउ, यूनिट था ओम मीटर, यूनिट था ओम। ये वायर का इंटरनल है, उसके स्ट्रक्चर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का जो कोलिजन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन और प्लस लेंथ कितना और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, ये रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद मैंने रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस को कंडक्टिविटी डिफाइन किया था, और हमने कहा था मेटल्स के लिए रेजिस्टेंस 0 होता है तो कंडक्टिविटी की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। और अगर हम इंसुलेटर ले लेंगे तो इंसुलेटर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो कंडक्टिविटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। यूनिट हमने कहा था ओम इनवर्स है, तो ओम इनवर्स लिखिए या ओम इनवर्स लिखिए या एमएचओ लिखिए, महो। ठीक है, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम रो से लिखते हैं, सॉरी 1/रो से लिखते हैं, दैट इज सिग्मा। सिग्मा इज द 1/रो, ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इतना हमने बताया था आपको। अभी हमें एक डेफिनेशन चेक करनी है। डेफिनेशन ये है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो हमने आर्बिट्रेरी रिप्लेस कर दिया। आर्बिट्रेरी रिप्लेस करने का मतलब हम लोगों ने M/N स्क्वायर टाउ को इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वायर से क्रिएटेड रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया। लेकिन अगर हम रो को निकालना चाहें बाय लैब तो उस केस में हमारे पास फार्मूला है, रो इज इक्वल टू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है आपने ओवर द वायर डिवाइडेड बाय कितनी करंट डेंसिटी है। मींस
specific resistance is defined as the ratio of the electric field established to the current density J. कैसे चेक होगा कि ये सही है कि गलत है? तो इसको चेक कर दे रहे हैं. मीन्स बाई लैब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर निकालने के लिए E बाई जे की हेल्प ली गई, रो इक्वल टू E बाई जे की, और ये यूनिट में अभी भी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है. हम कह रहे हैं कैसे मान लें ये सही है, तो इसको चेक करने का एक बड़ा आसान तरीका है. चेक देखिए किसी स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा. तो चेक कर लेते हैं. रो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्टेज अपान लेंथ, और जे होता है आई बाई ए. आई बाई ये हो जाएगा ए, ये हो गया. नाउ यहाँ V बाई आई हो जाएगा रेजिस्टेंस, और A बाई एल रहने दीजिए. देखिए क्या आ गया, रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल. देखिए रो यहाँ से अगर निकाला है तो R इंटू ए बाई एल, ये वाला इक्वेशन वापस मिल गया. यानी जिसने भी डिफाइन किया ये फार्मूला, इस फार्मूले से हम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल से जो ओम्स लॉ डिराइव किए थे उसको वापस पा जा रहे हैं. इसका मतलब ये फार्मूला सही है, तो न्यूमेरिकल लगाने में इसका इस्तेमाल करेंगे. नाउ सिंस J इज इक्वल टू सिग्मा, अच्छा एक नेक्स्ट इसमें देख लीजिए न्यूमेरिकल के लिए या डेरिवेशन के लिए फॉर्मेट. नेक्स्ट जब हमने डिफाइन किया रो इज इक्वल टू E बाई जे, तो यहाँ रो की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपान सिग्मा. रो की जगह लिख सकते हैं 1 अपान सिग्मा. उठा के पुट कर दीजिए. 1 अपान सिग्मा इज इक्वल टू E बाई जे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो ये J हो जाएगा इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E. इसको वेक्टर फॉर्म, न्यूमेरिकल तो इसी पे लगेगा, वेक्टर फॉर्मेट में लिखा है तो वेक्टर J इज इक्वल टू सिग्मा वेक्टर E. दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ. एग्जाम में आपसे ओम्स लॉ लिखने को कहेगा तो आप लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट इज द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. और अगर कहेगा वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ लिखिए तो लिखेंगे आप J इज इक्वल टू सिग्मा वेक्टर E. ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे वैसे वैसे आपको करंट मिलेगी. ये बता रहा है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश करेंगे करंट पर यूनिट एरिया फ्लो होने लगेगा. मतलब दोनों एक ही चीज है, मोर पोटेंशियल मोर करंट. ये कह रहा है मोर इलेक्ट्रिक फील्ड मोर करंट डेंसिटी, तो दोनों एक ही चीज है. तो अकॉर्डिंगली हमारे पास ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म आ गई. तो ये याद रखिएगा, ओम्स वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ. ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म. अब रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंस है. क्यों मान लें? हमने दो रेजिस्टेंस की बात की थी, स्टैटिक एंड डायनामिक. स्टैटिक रेजिस्टेंस एंड डायनामिक रेजिस्टेंस. स्टैटिक रेजिस्टेंस ओहमिक रेजिस्टेंस के नाम से जाने जाते हैं, और जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होते हैं वो नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस के नाम से जाने जाते हैं. अब ओहमिक नॉन ओहमिक का क्या चक्कर है? दो तरह के डिवाइसेस हैं हमारे पास. एक जो टेम्परेचर बढ़ने पर जिनका रेजिस्टेंस बढ़ता है उनको हम नॉन ओहमिक कहते हैं, जैसे हीटर, गीजर, प्रेस, या जो भी डिवाइस ड्यूरिंग द करंट फ्लो अपना टेम्परेचर बढ़ाती है या टेम्परेचर बढ़ता है, उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, अकॉर्डिंगली करंट कम हो जाती है. यानी नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस. टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस. टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस. बाई लैब ये देखा गया कि जब हम मेटेलिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है. इधर हमारे पास है T डिग्री सेल्सियस और इधर रेजिस्टेंस की वैल्यू है. जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पर कंडक्टर को मेंटेन करते हैं तो एटॉमिक वाइब्रेशन सीज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का कोलिजन मिनिमम हो जाता है. इस प्रोसेस में रेजिस्टेंस मिनिमम होता है बट जीरो नहीं होता. ये हो गया रेजिस्टेंस की वैल्यू. दिस इज कॉल्ड
रेजिस्टेंस ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस R0। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस लीनियरली बढ़ने लगता है। अगर हम इस ग्राफ का स्लोप निकाले तो इस ग्राफ के स्लोप से हमें एक पैरामीटर मिलता है कॉल्ड अल्फा, नाम है टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब पर यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और बाई लैब ये देखा गया, इसका जो इक्वेशन है ये y इक्वल टू mx प्लस सी का है पूरा, ये y इक्वल टू mx प्लस सी। तो बाई लैब या बाई मैथमेटिक्स वन कैन राइट दैट रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। चाहिए तो डेल्टा थीटा को T डिग्री सेल्सियस से रिप्लेस कर सकते हैं। दैट इज इनिशियल टेम्परेचर कितना था, फाइनल टेम्परेचर कितना है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है। यहाँ अल्फा जो है ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, पॉजिटिव होता है तो आर ही ग्रेटर देन R0। कहते हैं मेटेलिक कंडक्टर का टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो RT R0 से ग्रेटर तब होगा जब अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा। कहते हैं कि अल्फा ग्रेटर देन 0 मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, और अल्फा लेस देन 0 अगर कर देते तो रेजिस्टेंस एट ग्रेटर टेम्परेचर लेस देन इनिशियल टेम्परेचर, इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। इधर है रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर एट एनी टेम्परेचर और इधर है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। सेमीकंडक्टर में 0 डिग्री पर टेम्परेचर इनफाइनाइट होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, जहां का है वहां देखेंगे। तो मेटेलिक कंडक्टर के लिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है, जबकि सेमीकंडक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का बढ़ना है, नेगेटिव का मतलब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का घटना है। मेटल्स के लिए जब चेक किया गया अल्फा की वैल्यू तो आया 1/273 पर डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 ओम रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा जब हम मेटेलिक कंडक्टर का टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस से बदलेंगे। यानी कि पर डिग्री सेल्सियस 1/273 ओम से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। ये सिर्फ मेटल्स के लिए ट्रू है, और हम यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में चल रहे हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में मेटल्स के लिए ही सारे थ्योरम हैं। तो यहाँ अगर हम अल्फा की वैल्यू जो मेटल के लिए मिला है 1/273 पर डिग्री सेल्सियस, इसको ला के यहाँ पुट कर दें तो मेटल्स के लिए जो रेजिस्टेंस है उसका टेम्परेचर के साथ रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा। तो अभी हमारे पास है फॉर मेटल्स RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/273, डेल्टा थीटा की जगह T डिग्री सेल्सियस पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा R0/273 प्लस T डिग्री सेल्सियस अपान 273। डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में चला जाएगा। तो नाउ R0 इज कांस्टेंट, 273 इज कांस्टेंट। ये हो जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। आपको मिल गया रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू R0 अपान 273 इंटू टेम्परेचर इन केल्विन। R0 कांस्टेंट है, 273 कांस्टेंट है, अगर हटा लें तो रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर एट एनी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो भी टेम्परेचर है मेटेलिक वायर का उसी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। इसको बोलते हैं नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन बढ़ता है तो कोलिजन बढ़ने से एटॉमिक वाइब्रेशन बढ़ता है। एटॉमिक वाइब्रेशन की एनर्जी हीट एनर्जी होती है। इसीलिए अगर आप मोबाइल फोन से बात करें थोड़ी देर तो मोबाइल फोन की बैटरी गर्म हो जाती है, ओइंग टू द रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉनों का कोलिजन बढ़ जाता है, कोलिजन से
एटॉमिक वाइब्रेशन बढ़ता है, एटॉमिक वाइब्रेशन से टेम्परेचर बढ़ता है, तो सर्किट में करंट कम होने लगती है। तो यहाँ अगर टेम्परेचर वेरिएशन से रेजिस्टेंस वेरी करता है तो दिस इज कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। फिलहाल हमने प्रूव किया कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर का फंक्शन होता है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। जिस रेट से टेम्परेचर बढ़ेगा उसी रेट से जो है उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल आपको ऑलरेडी पता है, सीरीज रेजिस्टेंस ऐड होते हैं R1 प्लस R2, पैरेलल में रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/R होते हैं। आ जाइए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंटर करेंगे पार्ट 2 दैट इज कॉल्ड सेल में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? जब आप चार्ज का फ्लो मेंटेन करेंगे इन अ सर्किट और इन अ रेजिस्टेंस, तो आपको जो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। अगर आपने एक मेटेलिक कंडक्टर ले लिया, आप रेजिस्टेंस R उठा के एक सेल आप वोल्टेज V अप्लाई कर दिया, जैसे ही आपने V वोल्टेज का सेल अप्लाई किया ओवर द मेटेलिक कंडक्टर, जो कि एक डिवाइस है, टीवी, फ्रिज, कूलर, कंप्यूटर, तो तुरंत इसमें Q चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो गया। नाउ चार्ज Q इज फ्लोइंग अंडर द पोटेंशियल V, वर्क डन टू मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्ज QE। याद कीजिए, आपने शुरुआती लेक्चरों में QE और QV दो कैलकुलेशन सीखा था। Q इंटू E जो होता है ये फोर्स होता है एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और Q इंटू V वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता है टू मूव द चार्ज और टू stored by the charge under the potential energy। जैसे कई सारे इकट्ठे हुए हैं चार्ज, तो ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर एक चार्ज अदर चार्ज के इन्फ्लुएंस से भाग रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो Q इंटू V, मतलब जब एक सेल या पावर सोर्स किसी डिवाइस से जोड़ा जाता है, टीवी, फ्रिज, कूलर, कंप्यूटर से, तो वो सेल या पावर सोर्स एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है ओवर द डिवाइस। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट स्टार्ट जाता है। अगर Q are the running electrons and V is the potential difference, then QE is the work done to maintain the flow of charge, and this work done is measurement of electrical potential energy। तो electrical potential energy हो गई Q into V। Q को आप I into C कहते हैं, current into time, ये हो जाएगा V। which voltage into current into time, ये हो गया जूल। VIT, इससे पहले या बाद में आएगा जिट। जिट जो होता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सॉल्यूशन में आता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सॉल्यूशन का मतलब किसी सॉल्यूशन में सेल, किसी सॉल्यूशन में करंट प्रोवाइड कर दें बाय अप्लाइंग अ सेल, तो मास का डिपोजिशन शुरू हो जाता है, दैट इज आयनाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन शुरू हो जाएगा। जैसे कॉपर सल्फेट में करंट एंटर करा जाए तो Cu डबल प्लस प्लस SO4 डबल माइनस। कॉपर और सल्फेट आयन अलग अलग होंगे, कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पर जाके और SO4 डबल माइनस डिपॉजिट होगा एनोड पर आके। जैसे ही एनोड पर आएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और उड़ जाएगा, और Cu डबल प्लस जो था वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट होने लगेगा। तो एक जिट होता है, तो अभी जिट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी विच की बात कर रहे हैं। वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, टाइम को इधर कर लीजिए, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये हो जाएगा V इंटू आई। क्या इसको पावर नहीं कहते हैं? पावर, पावर इज द वोल्टेज इंटू करंट, यूज करते हैं आप। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर हो गया, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये वाली या फिर ये वाली, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई। चाहिए तो V को IR से खोल दीजिए, IR, तो I स्क्वायर RT हो जाएगा। चाहिए तो I को V बाई R से खोल दीजिए, तो V स्क्वायर बाई RT हो जाएगा। मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर निकालने का फार्मूला है कितने चार्ज मूव कर रहे हैं, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, या कितनी वोल्टेज है, कितनी करंट है, और कितने टाइम तक आपको फ्लो मेंटेन करना है। करंट रेजिस्टेंस टाइम, वोल्टेज रेजिस्टेंस टाइम। इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला हो गया। आ जाइए पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम लोग को ये देखना है कि कोई भी सेल कैसे काम करता है, सेल के इंटरनल पैरामीटर्स क्या हैं, और फिर देखना है हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो काफी ज्यादा आता है, लगभग 6 नंबर देके जाएगा आपको, दैट इज द किरचॉफ करंट लॉ।
किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और उसके बाद देखेंगे आगे का पार्ट। तो यहाँ हम आ रहे हैं सेल एंड इट्स पैरामीटर में। अगर हाँ बोलिए सर, ये हेलो। सर जो एनर्जी लिखे क्यूवी, सर मतलब जो सेकंड चैप्टर में हम लोग निकाले तो वो हाफ क्यूवी था ना सर नहीं, एनर्जी। वो कैपेसिटर का था। कैपेसिटर हीट होते हैं या बैटरी हीट होती है, कैप्चर स्टोर था वो, ये रनिंग है। हेलो, यस सर। वो Yes, कैप्चर sir. वाली बात नहीं कर रहे, हाफ क्यू इंटू वी, वो कैप्चर का था, वो तो हेल्ड था ना, रनिंग नहीं ना था। जब चार्ज दौड़ते हैं तो क्यूई, और जब चार्ज स्टोर होते हैं तो हाफ क्यूई। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े तो आ गया सेल। सेल की बहुत सारी डेफिनेशन है, फिलहाल पर्पज इतना है कि सेल को अगर हम किसी कंडक्टर के ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेंटेन हो जाता है। द device which maintains the continuous flow of electron in a conductor defines a cell। आपको लोअर क्लास में ऐसे बताया गया होगा, केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट होती है, उनको सेल कहते हैं। यानी सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमें इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, हमें देखना है हाउ द सेल इज एबल टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो सबसे बेसिक सेल जो है वो वोल्टाइक सेल है। इसको मॉडिफाई करते हैं तो लेक्लांसी बनता है, लेक्लांसी सॉरी इसको मॉडिफाई करते हैं तो डैनियल बनता है, डैनियल को मॉडिफाई करते हैं तो लेक्लांसी बनता है, लेक्लांसी को मॉडिफाई करते हैं तो ड्राई बनता है, बटन सेल बनता है, और मॉडिफाई करते हैं तो फ्यूल सेल, सोलर सेल, जिसमें हम बहुत तरीके से काम कर सकते हैं। सिंपल फंक्शन इतना ही है सेल का कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोटेंशियल पे चला जाएगा, एक नेगेटिव पे। So a potential difference starts to exist between the two electrodes, और जैसे ही हम उन दो इलेक्ट्रोड के बीच में किसी डिवाइस को जोड़ेंगे उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। चलिए वोल्टाइक सेल से समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। वोल्टाइक सेल में एक रॉड जिंक की होती है और एक रॉड कॉपर की होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन एनोड बना कौन कैथोड बना, ये तो केमिकल रिएक्शन डिसाइड करेगा। देखते हैं कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा। हमने एक जिंक की रॉड ली, हमने एक कॉपर की रॉड ली, अब हम कह रहे हैं इसको सोल्यूशन में डिप कर दीजिए। सोल्यूशन कैसा? केमिकल सोल्यूशन। केमिकल सोल्यूशन मींस आप इसको जैसे H2SO4 है, NH4Cl है, उसमें उसको जो है डिप कर दीजिए। जैसे ही डिप करेंगे देखते हैं केमिकल रिएक्शन शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, और केमिकल रिएक्शन से कैसे जो है वो एनोड कैथोड डिसाइड हो रहा है। हम आपको रिएक्शन से दिखाते हैं। चलिए इसको उठा के हमने कंटेनर में डिप कर दिया। जैसे ही कंटेनर में डिप किया, ये H2SO4, ये देखिए डिप कर दिया। H2SO4 नॉर्मल टेम्परेचर पर आयनाइज्ड स्टेट में होगा 2H प्लस SO4 डबल माइनस ऑन जिंक रॉड, ऑन जिंक रॉड। अगर जिंक रॉड की बात करें तो जिंक को आप देख सकते हैं Zn डबल प्लस प्लस 2E माइनस, न्यूट्रल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के दो इलेक्ट्रॉन उसके पास दिखा रहा है। सल्फेट आयन जिंक के पास पहुंचेगा SO4 डबल माइनस। देखिए SO4 डबल माइनस Zn डबल प्लस के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट प्रेसिपिटेट बनाएगा और दो इलेक्ट्रॉन उस पर फ्री कर देगा। मींस जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, जिंक धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेगा इन द सोल्यूशन, और हर जिंक एटम के डिसअपियर होने पर दो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। एक जिंक एटम गया, दो इलेक्ट्रॉन सल्फेट दे गया इनको, क्योंकि जिंक सल्फेट बना। एक और जिंक गायब हुआ, दिस इज कॉल्ड कैथोड। यानी केमिकल रिएक्शन से जिंक के ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होने लगेंगे, so this starts to behave like a cathode. This is excess of electrons, making the zinc rod to be the negative one, and hence it starts to behave like a cathode. उसी टाइम पर आप कॉपर पर हाथ रखिए, ऑन कॉपर रॉड,
कॉपर रॉड में कॉपर को देख सकते हैं Cu डबल प्लस प्लस 2E माइनस, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। 2H प्लस कॉपर के पास पहुंचा, 2H प्लस कॉपर के साथ पहुंचा, कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कॉपर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन लेके फरार हो जाएगा। जैसे ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन ले गया, Cu डबल प्लस हो जाएगा, और ले कहा गया, अपने आप को न्यूट्रलाइज किया, हाइड्रोजन गैस बनाया और खुर हो गया। मीन्स जो 2H प्लस फ्री हो रहा है वो कॉपर रॉड पे पहुंचेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को एब्जॉर्ब करेगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा और डिसअपियर हो जाएगा। हर बार 2H प्लस कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सो 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी हर बार, अकॉर्डिंगली कॉपर पॉजिटिव पोटेंशियल पर मेंटेन होगा, कॉल्ड एनोड। इस तरीके से आप देख रहे हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेकिंग द जिंक रॉड टू बी द कैथोड, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेकिंग द कॉपर रॉड एज टू बी द एनोड। ये केमिकल रिएक्शन होगा और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से कॉपर एनोड और जिंक कैथोड का काम करेगा। अब अगर हम एक वायर से इनको जोड़ दें तो इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, भागेंगे और ये चलकर एनोड पर आएंगे, इलेक्ट्रॉन चलेंगे कैथोड टुवार्ड एनोड, तो करंट फ्लो होगी एनोड टुवार्ड कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, कैथोड से लोड होते हुए एनोड की तरफ जा रहे हैं। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अगेंस्ट, एनोड से कैथोड की ओर करंट जाएगी, और सेल के अंदर करंट की डायरेक्शन होगी कैथोड टू एनोड। सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देख लीजिए 2H प्लस इधर गया, 2H प्लस इधर गया है ना, जो SO4 डबल माइनस था वो इधर गया है। पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉजिटिव चार्ज इज 2H प्लस एनोड की तरफ जा रहा है, यानी वो कैथोड से हटा है और एनोड की तरफ गया है, अकॉर्डिंगली सेल के अंदर करंट की डायरेक्शन कैथोड से एनोड की ओर है। कैथोड के लिए हम एक लाइन खींचते हैं, एनोड के लिए थोड़ी बड़ी लाइन खींचते हैं। नाउ दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज, कैथोड से करंट निकल रही है, चलेगी डिफरेंट डिवाइसेस से होते हुए वापस एनोड में आ जाएगी। सेल के अंदर आइए, सेल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होती है वो कैथोड से एनोड होती है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और EMF, और इसको हम E से डिनोट करते हैं। सो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट विद इन द सेल इज कैथोड टू एनोड एंड आउटसाइड द सेल इज एनोड टू कैथोड। ये है करंट की डायरेक्शन, और सॉल्यूशन के अंदर करंट की जो डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन इज कैथोड टू एनोड। मींस सेल के लिए आपने 2 पैरामीटर डिफाइन किए, द करंट फ्लो एंड द EMF। दोबारा सुन लीजिए, करंट फ्लो का मतलब क्या, जब एनोड कैथोड बनते हैं तो कैथोड पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एनोड पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। जब एनोड और कैथोड के बीच में हम कोई लोड का मतलब रेजिस्टेंस से है, टीवी फ्रिज कूलर कंप्यूटर से है, बल्ब से है, तो जब आप एनोड कैथोड के बीच कोई रेजिस्टेंस या डिवाइस ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ स्टार्ट हो जाता है, तो करंट एनोड टू कैथोड की तरफ फ्लो करती है। और जब सेल के अंदर आते हैं तो करंट की डायरेक्शन कैथोड टू एनोड होती है। दैट डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड EMF ऑफ द सेल। EMF का मतलब द टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल टू मेंटेन द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। EMF का मतलब total energy provided by the cell to flow the electron is called EMF, and its direction is taken as the direction of current inside the cell, and it is from cathode to anode, while the direction of current is anode to cathode। अभी क्या है, अगर हम यहाँ केमिकल रिएक्शन की रेट या लोड की डिमांड के अकॉर्डिंगली करंट निकालें तो वो कुछ और आता है, और अभी वोल्टमीटर लगा के मेजर करें वोल्टमीटर एमीटर तो करंट कुछ और आती है। बड़ी सीधी सी बात है, जब हम सॉल्व करेंगे तो करंट की वैल्यू ज्यादा आएगी, और जब हम मेजर करेंगे तो करंट की वैल्यू कम आएगी। यानी यहाँ भी वर्ड रेजिस्टेंस इंक्लूड करने जा रहे हैं, यानी सेल में रेजिस्टेंस है। अब सेल में रेजिस्टेंस कहाँ से आ गया, आप ही सोचो, जिस सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो आप मेंटेन करने वाले हैं बाय केमिकल रिएक्शन, उसमें आयंस नहीं है 2H प्लस और SO4 डबल माइनस,
इन आयंस की वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उनका कोलिजन होता है विद एटम्स, एटॉमिक आयंस, और इस कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाते हैं और करंट डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए सेल हीट हो जाता है। कभी भी आप मोबाइल से बात कर रहे हो, मोबाइल के पीछे बैटरी जहां है हाथ रखें तो आप देखते हो काफी गर्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो मेंटेन होता है, और जैसे ही फ्लो मेंटेन होता है वैसे ही उन इलेक्ट्रॉनों का सेल के अंदर जो सॉल्यूशंस है उनके आयनिक एटम्स जो है, एटम जो आयनिक हो गए, आयन जिनके इलेक्ट्रॉन तो एनोड कैथोड पर चले गए, तो जो आयंस हैं इन आयंस में इलेक्ट्रॉन का कोलिजन शुरू हुआ, उस कोलिजन से करंट कम हो गई। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का मतलब सॉल्यूशन के अंदर करंट लॉस होती है ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। इसीलिए तो कभी भी आप अगर पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है सेल में, वो सॉल्यूशन हमेशा डाइल्यूट लिया जाता है, कंसंट्रेट नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा आप आयंस रखेंगे इन द सेल उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का पाथ ऑब्स्ट्रक्ट होगा, पाथ ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से उतनी करंट कम हो जाएगी। तो सेल के सॉल्यूशन में अवेलेबल आयंस की वजह से कुछ करंट कम हो जाती है। दिस इज shown by a parameter small r called internal resistance। चाहे यहां बनाइए चाहे यहां बनाइए, किसी एक तरफ, इसने मतलब है कैथोड की तरफ बनाते कि एनोड की तरफ, इसको बना देने का मतलब है कि सेल का सॉल्यूशन रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। इस रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर सकेंगे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेके। अब आपके पास एक सेल आ गया, सेल में केमिकल रिएक्शन के थ्रू करंट फ्लो होती है। सेल पूरे सर्किट में जब करंट को मेंटेन करता है तो जो एनर्जी एसोसिएट होती है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, उसकी डायरेक्शन कैथोड टू एनोड होती है। सेल से जो करंट फ्लो होती है वो एनोड से होके लोड से होते हुए वापस कैथोड में एंटर कर जाती है। अब अगर हम करंट गिवन बाय द सेल कैलकुलेट करें तो देख सकते हैं कि जैसे ही हम सर्किट पूरी करेंगे, सर्किट पूरी करने का मतलब हमारे पास सेल आ गया, सेल में एक हो गया कैथोड, एक हो गया एनोड, एक हो गया ईएमएफ, द टोटल एनर्जी थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग बाय द सेल, एंड द सेल इज गिविंग द करंट आई। थोड़ी सी कम हो गई तो इसके लिए हमने इंटरनल रेजिस्टेंस डिफाइन कर लिया आर, उठा के टीवी फ्रिज कूलर कंप्यूटर जो भी है मैं उठा के जोड़ दीजिए, कॉल्ड लोड रेजिस्टेंस आर। सर्किट पूरी हो गई। जैसे ही सर्किट पूरी हुई आप एक सर्कुलेशन लीजिए, तो एक सर्कुलेशन मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस प्लस करंट इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। जितनी एनर्जी ये दिया, एनर्जी मतलब ईएमएफ मतलब वोल्टेज, वही एनर्जी इसको भी मिली, वही एनर्जी इसको भी मिली, वही मिली का मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गई इन द लोड एंड इन द सेल। सेल के अंदर जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुई उससे सेल की हीटिंग शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का कोलिजन शुरू हो गया with the ions available in the solution। इस प्रोसेस में वाइब्रेशन बढ़ा, हीट बढ़ी, और उस हीट की वजह से रेजिस्टेंस और बढ़ गया। फिलहाल अगर एक सेल की सर्किट हम पूरी कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि एक सर्कुलेशन लेंगे तो करंट इंटू रेजिस्टेंस प्लस करंट इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। हम यहाँ से आई कॉमन ले लेते तो ये हो जाता रेजिस्टेंस लोड का प्लस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेल इज इक्वल टू ई। यहाँ से करंट गिवन बाय द सेल हो जाता आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। दिस इज द करंट गिवन बाय द सेल। आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। अगर हम एक वोल्टमीटर लगाएं ओवर दिस रेजिस्टेंस तो देखेंगे इसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला। इसने जो अप्लाई किया दैट इज द ई, इसको कितना मिला। क्यों ऐसे कह रहे हैं इसको कितना मिला? क्योंकि इसका टोटल एनर्जी खाली इसी भर को नहीं मिल रहा है, सेल के अंदर कुछ एनर्जी लॉस भी हो रहा है, तो इसका एक पार्ट इसको मिल रहा है, दैट पार्ट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। मींस अगर हम लोड के ऊपर वोल्टमीटर लगाए तो वोल्टेज रीडिंग जो आएगी, वोल्टेज रीडिंग, उसको अगर हम V कह लेते, V, तो दिस इज टू बी रिटन एज current into resistance, means voltage is equal to current into resistance। ये वोल्टमीटर की रीडिंग होगी। तो वोल्टमीटर और ईएमएफ में क्या रिलेशन है हम डिराइव कर दे रहे हैं।
total energy given by the cell is EMF, whose proportion is utilized to maintain the flow of electron in external resistance is called the potential difference. इस सेल का जो हिस्सा रेजिस्टेंस में करंट फ्लो में इन्वॉल्व है उसको पीडी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और सेल के अंदर जो लॉस हुआ अब प्लस लोड में जो यूज हुआ, टोटल जोड़ बटोर के जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। अब दोबारा सही डेफिनेशन सुनिए, ईएमएफ की डेफिनेशन है सेल सहित पूरे सर्किट में करंट फ्लो की एनर्जी ईएमएफ कहलाती है, जबकि डिवाइस में करंट फ्लो की एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है। मींस ई जो है ये नेट पोटेंशियल डिफरेंस है, का थोड़ा सा प्रोपोर्शन इसने यूज कर लिया, जो बचा वो इनको मिल गया। तो ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दीज आर द पैरामीटर्स एसोसिएटेड विद द सेल। तो यहां हमारे पास हाँ हेलो यूबी यूपीआई अच्छा ठीक अभी देख रहे हैं, अभी तो हम लेक्चर में। अच्छा ठीक है, वो एसएमएस कर दो, हम अभी देख लेंगे। एसएमएस कर दो या व्हाट्सएप कर दो? ठीक, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हम ये कह रहे थे कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो एनर्जी लिबरेट हुई दैट वाज द ईएमएफ, इसका कुछ प्रोपोर्शन इसने वेस्ट कर दिया। तो जो प्रोपोर्शन रेजिस्टेंस में यूज हो रहा है या लोड में यूज हो रहा है टू मेंटेन द करंट फ्लो दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको आप मैथमेटिकली ऐसे समझिए, क्योंकि लैंग्वेज कम ही जानना है, आप मैथमेटिकली ऐसे समझिए कि जब एक चक्कर आपने मारा तो करंट इनटू रेजिस्टेंस प्लस करंट इनटू रेजिस्टेंस, दिस इज वोल्टेज इन सेल, वोल्टेज ड्रॉप इन सेल, दिस इज वोल्टेज ड्रॉप इन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। ये तो वी है ना, यही ना रेजिस्टेंस आर को मिला सेल से, ये हो गया V प्लस I इंटू आर इज इक्वल टू ई। नाउ दिस इज V इज इक्वल टू E माइनस I R। देखिए V लेस देन E, यानी इज द नेट एनर्जी गिवन बाय द सेल आउट ऑफ विच I इंटू आर इज वेस्टेड विद इन द सेल इन टर्म्स ऑफ हीट। जो बचा दैट इज यूटिलाइज्ड टू ड्रिव द इलेक्ट्रॉन इन द लोड। So V is equal to E minus IR is the equation of discharging a cell. Equation of discharging. Equation of discharging of cell. और अगर हम ये कहते हैं कि नहीं डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, सेल इज चार्ज, जैसे इसको डायग्राम में बनाया तो ये हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा सेल का ईएमएफ, एंड इफ दिस इज गिविंग द करंट और डिस्चार्जिंग, तो इसके ऊपर अगर एक वोल्टमीटर लगा देते हैं हम, वोल्टमीटर ये, तो ये वोल्टमीटर क्या रीडिंग लेता, E माइनस आई आर। मीन्स जब ईएमएफ और करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो कहते हैं सेल करंट दे रहा है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है, और इस प्रोसेस में वोल्टेज जो होता है वो E माइनस आई आर होता है। अगर हम चार्ज करते हैं तो सेल की ईएमएफ ये है, और चार्ज करने मतलब ये करंट दे नहीं रहा है, कहीं से करंट ले रहा है, तो आई पलट गया। तो अगर हम अभी वोल्टमीटर लगाए तो अभी वोल्टमीटर की रीडिंग हो जाएगी E माइनस माइनस आई आर, दैट इज V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ अ सेल। ईएमएफ के अगेंस्ट करंट है अगर, तो मतलब यह है कि सेल इज चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब दे नहीं रहा है, ले रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द सेल आएगा। और अगर हम कहते हैं नो लोड का मतलब सेल का हमने दोनों टर्मिनल ओपन कर दिया, मतलब कोई उससे कुछ नहीं जुड़ा है, दोनों टर्मिनल फ्री है, तो सेल इज नाइदर टेकिंग द करंट नॉर गिविंग द करंट, ऐसे हमने बना दिया और आई शो नहीं किया। इसका मतलब है दोनों टर्मिनल इसके ओपन है, ओपन टर्मिनल। अगर अब वोल्टमीटर लगाएंगे तो अब तो आई जीरो है ना, तो आई जीरो पुट कर दीजिए आइदर इन दिस और इन दिस, तो आपको क्या मिल जाएगा, V इक्वल टू E। घर में जो इन्वर्टर लगा है, अगर लाइट आ गई है और आपने उसके ऊपर वोल्टमीटर लगाया तो V ग्रेटर देन E आएगा, क्योंकि इन्वर्टर चार्ज हो रहा है। लाइट चली गई है और आपने वोल्टमीटर लगा रखा है, तो उस केस में वो सेल डिस्चार्ज हो रहा है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर होगा।
टर्मिनल खोल दीजिए दोनों, उसका निकाल के बाहर रखिए और अब वोल्ट मीटर लगा दीजिए इसके ऊपर, जो रीडिंग लेगा दैट इज V इक्वल टू E ओपन टर्मिनल मेजरमेंट। लेक्चर टर्न ऑफ होने वाला है, मिलेंगे कल, लेते हैं ब्रेक। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके हाँ